Welcome to all of you in this question answer series of chapter number 6। इसमें हम गियर के क्वेश्चंस जो आपको सीट प्रोवाइडेड है उसमें हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज है कि कुछ क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, गियर चैप्टर को, और कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हमें सॉल्व कराना बाकी है। तो जो ब्लैक कलर के क्वेश्चंस होंगे उनको हमें सॉल्व करना है, और जो ऑलरेडी रेड कलर में आपको दिखाई देंगे वो हम सॉल्व कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर गियर। क्वेश्चन सीट ए कह रहा है इन इनवॉल्यूट गियर द प्रेशर एंगल इज। इनवॉल्यूट गियर में कह रहा है प्रेशर एंगल क्या होता है। तो मैंने आपको दो प्रोफाइल बताई थी, याद आ रही है, इनवॉल्यूट और साइक्लॉइडल। मैंने आपको इसमें बताया था कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल और साइक्लॉइडल में इनवॉल्यूट और साइक्लॉइडल में इनवॉल्यूट प्रोफाइल और साइक्लॉइडल प्रोफाइल, इसमें मैंने आपको बताया था कि फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब इसमें जो भी प्रेशर एंगल होता है वो प्रेशर एंगल कांस्टेंट होता है। और साइक्लॉइडल में क्या होता है, फाई इज इक्वल टू वेरिंग होता है। इसमें हर एक पॉइंट में क्या होता है, फाई हमारा बदलता जाता है। क्या होता है फाई बदलने का मतलब, फाई विल बी वेरिंग, मतलब फाई क्या होगा, हर एक पोजीशन पे अलग अलग होगा। स्टार्टिंग ऑफ द एंगेजमेंट में कुछ और वैल्यू होगी, पिच पॉइंट पे कुछ और वैल्यू होती है, और एट द डिसएंगेजमेंट वैल्यू कुछ और होती है। बताया था मैंने, पिच पॉइंट पे 0 होती है, उसके बाद एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट वाले पॉइंट पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम। जबकि इसमें फाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द कॉन्टेक्ट। इसलिए इनवॉल्यूट प्रोफाइल में क्या होता है, इज द प्रेशर एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। जबकि साइक्लॉइडल प्रोफाइल में क्या होता है, फाई बदलता रहता है, प्रेशर एंगल। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, द वर्किंग सरफेस अबव द पिच सरफेस। पिच सरफेस के ऊपर का पोर्शन क्या कहलाता है, जो कि वर्किंग सरफेस में आता है इन गियर टूथ। तो अगर प्रोफाइल में आपको यहां पे वापस से दिखा दूं, कुछ इस तरीके की प्रोफाइल हमने पढ़ी थी गियर में। ये पिच सर्किल बीच से जा रहा है, ये वाला पिच सर्किल है। ऊपर वाला सर्किल कौन सा है, अडेंडम सर्किल। ऊपर वाला सर्किल अडेंडम सर्किल, और नीचे वाला सर्किल कौन सा होता है, डिडेंडम सर्किल। नीचे वाला सर्किल कौन सा होता है, डिडेंडम सर्किल। अच्छा, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम अडेंडम बोलते हैं। पिच सर्किल मैंने आपको बताया था कि इसमें हम सारी की सारी चीजें पिच सर्किल से डिफाइन करते हैं। पिच सर्किल क्या बताया था मैंने, पिच सर्किल क्या होता है, पिच सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जहां पर हम उसका प्योर रोटरी मोशन, रोलिंग मोशन इमेजिन कर सकते हैं। इट इज एन इमेजिनरी सर्किल वेयर टू शाफ्ट्स और द टू रोलर्स आर एज्यूम टू बी रोलिंग, प्योर रोलिंग में हम मान सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पिच सर्किल। ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, इसको हम डिडेंडम बोलते हैं। लेकिन हमसे अडेंडम और डिडेंडम की बात नहीं कर रहा है, हमसे सरफेस की बात कर रहा है। तो देखिए यहां से पिच सर्किल पास होता है गियर टूथ से, तो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी अंदर की तरफ। ये तो ये जो सरफेस आपको यहां पे दिखाई दे रही है, ये वाली सरफेस, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, तो ये वाली जो सरफेस दिखाई दे रही है, कह रहा है जो पिच सरफेस के ऊपर, पिच सर्किल के ऊपर वाली सरफेस होती है, वर्किंग सरफेस, वो कौन सी सरफेस होती है, इसको क्या बोलते हैं। तो यहां पे आपको दो सरफेस दिखाई दे रही है, एक ये वाली
और एक सरफेस आपको ये दिखाई दे रही होगी, एक ये सरफेस दिखाई दे रही है। और बीच में एक लाइन गई हुई है, ठीक है। उस लाइन को मैं थोड़ा ब्लैक कलर से बना दे रहा हूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ब्लैक या किसी और कलर से इससे बना दे रहा हूं मैं। दिखाई दे रहा है? तो ये जो पिच सरफेस के ऊपर वाली सरफेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को पूछ रहा है, इसका नाम बता दो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फेस। इसका नाम क्या होता है? फेस। और इस वाली सरफेस का नाम हमने क्या पढ़ा था? इसका नाम हमने पढ़ा था फ्लैंक। फेस और फ्लैंक। तो पिच सरफेस के ऊपर की जो सरफेस कहलाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फेस। और उसके नीचे की सरफेस कहलाती है फ्लैंक। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? द वर्किंग सरफेस अबव द पिच सरफेस ऑफ द गियर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अ कर्व traced by a end of a thread as it unwounded from a stationary cylinder is। ये तो आपको पता ही होगा। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सिलेंडर हो और उस पर हम कोई धागे को अनवाउंड करना स्टार्ट करें, मान लीजिए यहां से अनवाउंड करना स्टार्ट करते हैं, इसको स्टेशनरी मानते हुए, स्टेशनरी सिलेंडर है, तो ये क्या जो प्रोफाइल यहां पे ड्रॉ होती है, उस प्रोफाइल को हमने क्या पढ़ा था? उसको हमने पढ़ा था इनवॉल्यूट प्रोफाइल। उसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूट प्रोफाइल। और मैंने आपको यह चीज भी बताई थी कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल पर अगर आप कोई परपेंडिकुलर खींचो तो वो कहां से पास करेगा? वो बेस सर्किल पर टेंजेंट होता है। अगर हम इनवॉल्यूट प्रोफाइल जो भी बन रही है उस पर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो क्या होती है? बेस सर्किल पे टेंजेंट होती है। इस तरीके से देखिए, ये मेरी एक इनवॉल्यूट प्रोफाइल जा रही है इस तरीके से। तो ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल क्या होगी? ये जो हमने बेस सर्किल बनाया है, इसको मैं थोड़ा फिगर सही बना दे रहा हूं, तो मैं इरेज करके थोड़ा फिगर सही से बनाता हूं। देखिए ये बेस सर्किल है, क्योंकि जो भी बेस सर्किल होता है उसी पर हम क्या बनाते हैं? उसी पर हम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा बेस सर्किल हो गया जिस पे मैंने प्रोफाइल बनाई। अब ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल कुछ इस तरीके से जा रही है, पास कर रही है। ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल पास कर रही है। इस इनवॉल्यूट प्रोफाइल पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, लेट्स से यहां से, तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है इस इनवॉल्यूट प्रोफाइल पर, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और दिस इज द परपेंडिकुलर। और ये चीज हमारा क्या है? ये जो प्रोफाइल हमने ड्रॉ किया है, दिस प्रोफाइल इज अ इनवॉल्यूट प्रोफाइल। इनवॉल्यूट प्रोफाइल। तो ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल किस पर है? ये बेस सर्किल पर टेंजेंट होती है। ये भी हमने पढ़ा हुआ था। तो मैं एक तरीके से आपका रिवाइज भी करवा दे रहा हूं थ्योरी साथ में, कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर बेस सर्किल पर क्या होता है? टेंजेंट होता है। और ये हमें कैसे मिलता है? जब हम किसी स्टेशनरी सिलेंडर पर किसी धागे को क्या करें? अनवाउंड करें। मतलब आप क्या, रील वाला धागा ले लो और उस धागे को टाइट रखते हुए जब आप खींचोगे तो धागे का जो भी कर्व होता है वो कर्व होता है इनवॉल्यूट प्रोफाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनवॉल्यूट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द गियर्स एम्प्लॉयड फॉर कनेक्टिंग टू नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल नॉन कोप्लेनर शाफ्ट इज। क्या होता है आंसर? देखिए हमने जो गियर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एक बार वापस से देख लीजिए गियर्स का। ये क्लासिफिकेशन हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। एक तो पढ़ा था हमने पैरेलल शाफ्ट, दूसरा हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, और तीसरा हमने पढ़ा था नॉन पैरेलल
नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। पैरेलल में हमने कौन कौन से पढ़े थे? पैरेलल में हमने एक तो स्पर गियर पढ़ा था, और दूसरा इसमें हमने कौन सा पढ़ा था? हेलिकल गियर। और हेलिकल गियर में भी एक राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड और डबल हेलिकल गियर, जिसको हमने हेरिंगबोन बोला था। इंटरसेक्टिंग में क्या क्या पढ़ा था हमने? इंटरसेक्टिंग में आपको याद आ रहा है क्या क्या पढ़ा था? बेवल गियर पढ़ा था, और बेवल गियर और माइटर गियर पढ़ा था। बेवल गियर, माइटर गियर। और नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग में कौन कौन सा पढ़ा था हमने? बताइए, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग में कौन कौन सा पढ़ा था? एक तो हमने पढ़ा था वर्म गियर, दूसरा स्पाइरल गियर, तीसरा हाइपॉइड गियर। ये गियर पढ़े थे हमने, ठीक। तो कह रहा है द गियर्स एम्प्लॉयड फॉर कनेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल, मतलब आपको बताना है नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में भी नहीं होने चाहिए। शाफ्ट्स आर, इनमें से कौन सा होता है? बताइए। बेवल गियर नहीं हो सकता क्योंकि बेवल गियर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में आता है। माइटर गियर भी नहीं हो सकता, हेलिकल गियर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पैरेलल शाफ्ट में आता है। तो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग में कौन सा गियर आपको दिखाई दे रहा है? स्पाइरल गियर, या इसको हम और क्या बोलते हैं? क्रॉस्ड हेलिकल गियर। इसका एक और नाम होता है, कभी कभी आपको ये क्रॉस्ड हेलिकल गियर के नाम से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा इसका? स्पाइरल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ डायमीट्रल पिच एंड द सर्कुलर पिच। इस क्वेश्चन को वैसे हमने क्लास में भी किया हुआ है, लेकिन देख लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ द डायमीट्रल पिच एंड द सर्कुलर पिच, इसका इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? तो सर्कुलर पिच का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है पाई डी डिवाइडेड बाई टी, और डायमीट्रल पिच को हम पी ऑफ डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी डिवाइडेड बाई डी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का गुणा करा दीजिए, तो गुणनफल कितना होगा यही पूछ रहा है। तो सर्कुलर पिच और डायमीट्रल पिच का गुणनफल कितना होगा देख लीजिए, दोनों को गुणा करा दीजिए, मल्टीप्लाई कराइए। तो पाई डी डिवाइडेड बाई टी, और यहां पे टी डिवाइडेड बाई डी, दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया। डी से डी उड़ गया, टी से टी उड़ गया, क्या बचा यहां पर? सिर्फ पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाई। करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ गियर्स इज यूज्ड फॉर शाफ्ट एक्सिस हैविंग ऑफसेट। कह रहा है अगर ऑफसेट हो तो हम किस तरीके का गियर यूज करते हैं? तो ये मैंने आपको फिगर वाइज एक बताया हुआ था। सबसे लास्ट गियर की हमने जो टाइप पढ़ी थी, अगर किसी में थोड़ा सा ऑफसेट प्रोवाइडेड हो सेंटर से, तो वो हमने यूज किया हुआ था किसमें? यहां पे गियर्स बने हुए थे, इस पे टीथ बने हुए थे, और यहां पे भी कुछ टीथ बने हुए थे। तो ये हमने किस गियर में पढ़ा हुआ था? ये हमने पढ़ा हुआ था हाइपॉइड गियर। व्हेन देयर इज सम अमाउंट ऑफ ऑफसेट इज प्रोवाइडेड, तो हाइपॉइड गियर होता है। ये किसमें आता है? ये नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग में आता है। और कब यूज करते हैं? जब हमें थोड़ा सा ऑफसेट प्रोवाइड करना हो दोनों गियर्स के बीच, ऑफसेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइपॉइड गियर। क्वेश्चन 7 ये हमने क्लास में कर रखा है, कह रहा है कॉन्टैक्ट रेशियो, सीआर की वैल्यू क्या होती है? सीआर की वैल्यू जनरली 1 से ज्यादा होती है। हमने दो तरीके के इसमें कॉन्टैक्ट रेशियो, मैंने आपको एक हिंट दिया था कि एनसीआर होता है, एससीआर होता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट रेशियो टाइप गियर, हाई कॉन्टैक्ट रेशियो टाइप गियर। जनरली जो कॉन्टैक्ट रेशियो की वैल्यू होती है 1 से लेकर 1.6 के बीच में होती है। 1 से तो बड़ी ही होनी चाहिए। और कॉन्टैक्ट रेशियो में क्या बताता है? लोड शेयरिंग, कि जो फोर्स लग रहा है किसी टीथ पर, वो लोड किसने टीथ में शेयर होने वाला है। और कॉन्टैक्ट रेशियो की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? कॉन्टैक्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ये हमने पढ़ा था आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय पी ऑफ सी, या आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय पी ऑफ सी को हमने पाई इंटू एम बोला था, पाई इंटू मॉड्यूल। और इसकी वैल्यू जनरली क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी।
ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में कर रखा है, फिर भी देख लीजिए। द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाई, गियर की साइज कैसे स्पेसिफाई की जाती है, ये मैंने आपको एक और चैप्टर कैम एंड फॉलोअर में भी बताया था कि साइज ऑफ द कैम बेस सर्कल कौन डिसाइड करता है, बेस सर्कल। वैसे ही साइज ऑफ द गियर कौन डिसाइड करता है, बेस सर्कल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेस सर्कल। लेकिन इसमें बेस सर्कल नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाई। इस वाले केस में साइज ऑफ गियर को कौन स्पेसिफाई करेगा, पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर। बेस सर्कल क्या करता है, बेस सर्कल पर हम प्रोफाइल को बनाना चालू करते हैं। बेस सर्कल पर हम प्रोफाइल को बनाना चालू करते हैं कि इन्वॉल्यूट होगा या साइक्लॉइडल। और गियर की साइज को कौन डिफाइन करता है, वो करता है पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है। और जबकि उसमें क्या हो रहा था, जब हम पढ़ रहे थे बेस कैम एंड प्रोफाइल में, तो कैम एंड प्रोफाइल में कैम की साइज को कौन डिफाइन कर रहा था, बेस सर्कल। यहां पे कौन डिसाइड करता है, पिच सर्कल डायमीटर। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिच सर्कल डायमीटर, या जिसको आप सर्कुलर पिच भी बोल सकते हो। क्योंकि पिच सर्कल डायमीटर क्या होगा, पिच सर्कल डायमीटर ये वाला। अगर इस पर मैं तीत बनाऊं तरीके से, तो यहां से जो पास कर रहा है ये वाला, ये वाला जो सर्कल है यही है हमारा पिच सर्कल। ठीक, तो पिच सर्कल, तो ये पिच सर्कल की रेडियस हो जाएगी ये वाली, दिस इज द आरपी, पिच सर्कल रेडियस। तो यहां पे अगर पिच सर्कल रेडियस देता तो वो भी मेरा आंसर होता, लेकिन हमें पिच सर्कल रेडियस नहीं दे रखा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पिच सर्कल डायमीटर। तो ये जो डायमीटर आ गई, पिच सर्कल डायमीटर, ये हो जाएगी। ठीक, और ये जो ये वाला सर्कल है नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं बेस सर्कल। बेस सर्कल किसके लिए यूज करता है, बेस सर्कल यूज करते हैं हम फॉर ड्रॉइंग द प्रोफाइल, की इन्वॉल्यूट ड्रॉ करना है या साइक्लॉइडल। क्लियर क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिच सर्कल डायमीटर। अच्छा, सर्कुलर पिच क्या होता है, सर्कुलर पिच तो ये होता है ना, इस पॉइंट से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली, ये थोड़े डिफाइन करता है, ये तो हमें सरकमफेरेंस पर कितने नंबर ऑफ टीथ हैं उसको बताता है। इस सर्कुलर पिच की वैल्यू होती है P ऑफ C इज इक्वल टू पाई डी डिवाइडेड बाई टी। ये तो हमें ये बताता है कि इसके सरकमफेरेंस पर कितने नंबर ऑफ टीथ प्रोवाइडेड हैं। जबकि हमें साइज का मतलब होता है रेडियस या डायमीटर से, तो रेडियस या डायमीटर हम किसकी लेते हैं, पिच सर्कल डायमीटर। क्योंकि मैंने आपको गियर पढ़ाते वक्त एक चीज हिंट की थी कि जिसमें इसमें हम मैक्सिमम जितने भी चीजों को पढ़ते हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, पिच सर्कल डायमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेवल गियर्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टीथ एंड इक्वल पिच एंगल कनेक्ट टू ऑर्थोगोनल इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। देखिए बेवल गियर मैंने बताया था कि बेवल गियर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के अंदर आता है। जो बेवल गियर होता है, बेवल गियर किसके अंदर आता है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के अंदर। मतलब जहां पर दो शाफ्ट इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहां पर हम बेवल गियर का यूज करेंगे। तो वो जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो किसी भी एंगल पर कर सकती हैं, बट जनरली हम 90 डिग्री लेते हैं। तो कह रहा है अगर दो बेवल गियर एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, एक गियर तो ऐसा हो गया और एक गियर कुछ इस तरीके से हो गया, एक गियर ऐसे हो गया और दूसरा गियर यहां पे इस तरीके से जा रहा है। देखिए इसकी एक्सिस ये रेड वाली जा रही है, तो इन दोनों के बीच कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री का, कुछ इस तरीके का है। तो ये तो बेवल गियर का केस हो गया जहां पर दो शाफ्ट एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। लेकिन
अब करा है कि ये जो दो गियर हमने लगा रखे हैं शाफ्ट पे, ये दोनों गियर इस बार सेम साइज के हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों सेम साइज के गियर होते हैं, मान लीजिए अगर ये भी सेम साइज का गियर है, अगर मान लीजिए ये भी सेम साइज का गियर है, यहां पर ये दोनों सेम साइज के गियर हैं, और अगर ये सेम साइज के गियर हैं तो सेम साइज के गियर अगर बेवल गियर में यूज होते हैं तो उनका एक नाम मैंने आपको बताया था, माइटर गियर। उसको हम क्या बोलते हैं? माइटर गियर। ठीक है, माइटर गियर। और इसके लिए वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, क्योंकि दोनों की साइज क्या है? सेम है। अगर दोनों की साइज सेम है तो सर्कुलर पिच भी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? इन अ सिंगल रिडक्शन अ लार्ज वेलोसिटी रेशियो इज रिक्वायर्ड। हमें लार्ज वेलोसिटी रेशियो मतलब हमें स्पीड को काफी ज्यादा अमाउंट से चेंज करना है, या तो बढ़ाना है या तो घटाना है। द बेस्ट ट्रांसमिशन इज, हम किससे बेस्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था वार्म गियर। वार्म गियर इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड रिडक्शन। हाई स्पीड रिडक्शन के लिए किसका यूज करते थे हम? वार्म गियर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक, क्या है लेकिन देख लीजिए फिर भी। द गियर्स यूज फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर शाफ्ट आर ऑफ द टाइप। कह रहा है द गियर्स यूज फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर शाफ्ट्स आर ऑफ द टाइप। इंटरसेक्टिंग नहीं होने चाहिए एंड परपेंडिकुलर टाइप के हैं, तो कौन से शाफ्ट होते हैं? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने क्लास में किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ये आप खुद सर्च करोगे, उस लेक्चर को आप प्रेफर करिए। ठीक, क्वेश्चन ये हमने कर रखा है क्लास में। नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप का है, ध्यान रखिएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप का, एंड परपेंडिकुलर शाफ्ट्स का यूज कर रहे हैं। परपेंडिकुलर शाफ्ट्स हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो ये हाइपॉइड हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर शीट बी पे आते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर शीट ए हमारा खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर शीट बी पे आते हैं। इन गियर्स इंटरफेरेंस टेक प्लेस व्हेन। कह रहा है इंटरफेरेंस कब होता है? तो मैंने आपको इंटरफेरेंस की एक केस बताई थी कि इंटरफेरेंस तब होता है जब किसी भी एक गियर का टिप दूसरे गियर के बेस सर्किल के अंदर चला जाए और वहां से मटेरियल को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो उस केस में हमारे गियर्स के बीच में हो जाता है इंटरफेरेंस। यही हमने पढ़ा हुआ था। तो देखिए क्या होगा, इन गियर्स इंटरफेरेंस टेक प्लेस व्हेन द टिप ऑफ द टूथ ऑफ मेटिंग गियर्स डिग्स इनटू द पोर्शन बिटवीन द बेस एंड रूट सर्किल्स। यही होगा, यही तो पढ़ा था हमने। देखिए इस तरीके से ये एक गियर हो गया और यहां पे कुछ दूसरा गियर इस तरीके से आ रहा है। तो ये वाला गियर जो अब इस बेस सर्किल के अंदर एंटर कर जाता है, इसका बेस सर्किल कुछ यहां से पास कर रहा है। जब ये वाला गियर इसके बेस सर्किल के अंदर आ जाएगा, उसी को तो हमने नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बोला था। बेस सर्किल के ऊपर की प्रोफाइल को हमने क्या बोला था? बेस सर्किल। ये वाला अगर मेरा बेस सर्किल हो गया तो बेस सर्किल के ऊपर की प्रोफाइल को हमने क्या बोला था? इन्वॉल्यूट। और बेस सर्किल के नीचे की प्रोफाइल को, इस वाले पोर्शन को हमने क्या बोला था? ये वाली प्रोफाइल थी मेरी नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। और जब भी एक इन्वॉल्यूट, जब भी दो नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का कनेक्शन होता है, मतलब एक प्रोफाइल का टिप दूसरे मेटिंग गियर के नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन के साथ कनेक्ट में आता है, तो होता है वहां पे हमारा इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द टिप ऑफ द टूथ, मतलब एक गियर का ये जो टिप वाला पोर्शन है दूसरे गियर के क्या, जो बेस सर्किल और रूट सर्किल के बीच की जगह है, अगर इसमें एंटर करके यहां से मटेरियल को डिग आउट करे, मटेरियल को निकाले, तो होता है हमारा इंटरफेरेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 6b के क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वॉल्यूट गियर। तो इन्वॉल्यूट गियर के लिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट सही है? तो इन्वॉल्यूट गियर में हमने पढ़ा हुआ था कि फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन ही किया था वही हमने पढ़ा था।
कि पूरे एंगेजमेंट के दौरान, ड्यूरिंग मोशन, जब भी उसका मोशन हो रहा है तो ड्यूरिंग द होल मोशन, पूरे मोशन के दौरान उसका फाई क्या होता है, प्रेशर एंगल कांस्टेंट होता है। तो देख लीजिए प्रेशर एंगल किसमें कांस्टेंट है, प्रेशर एंगल इज कांस्टेंट थ्रू द टीथ एंगेजमेंट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है पॉइंट। 6b का क्वेश्चन नंबर 3, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग। कह रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कराना है। तो वॉर्म गियर, क्रॉस हेलिकल गियर, बेवल गियर और स्पर गियर। तो देखिए स्पर गियर का यूज हम किस में करते हैं, पैरेलल शाफ्ट में। ये मैंने आपको अभी अभी जो फिगर मैंने बताया था, अगर गियर्स को मैं क्लासिफाई करूं, दोबारा से बना देता हूं, जल्दी से देखिएगा। तो यहां पे मैंने पैरेलल लिखा था, पैरेलल शाफ्ट, यहां पे इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, और यहां पर क्या था, यहां पर तीसरा था नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। ठीक है, तो पैरेलल शाफ्ट में हमने कौन कौन से पढ़े थे, इसमें हमने पढ़ा था स्पर गियर और हेलिकल गियर। इंटरसेक्टिंग में क्या पढ़ा था हमने, इसमें हमने पढ़ा था बेवल गियर और माइटर गियर। इसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे, वॉर्म गियर पढ़ा था, हाइपॉइड गियर पढ़ा था, और साथ में क्या पढ़ा था, हाइपॉइड के बाद एक और पढ़ा था हमने क्रॉस हेलिकल गियर, या जिसको हम बोल रहे थे स्पाइरल गियर, ये पढ़ा था। तो देखिए स्पर गियर का कनेक्शन किसके साथ है, पैरेलल के साथ है। तो ये आप साइड में लिख लीजिए, क्योंकि इसका यूज डायरेक्टली मैं यहां पे मैचिंग में करने वाला हूं, इसको हटा रहा हूं। तो देखिए स्पर गियर का कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा, पैरेलल शाफ्ट के साथ। इसका मतलब यहां पे मैं बना देता हूं PQRS। तो S का कनेक्शन किसके साथ हो गया, 1 के साथ। तो देख लीजिए इस पूरे में S इसमें 1 के साथ मैच है, ऑप्शन नंबर सी में। तो मतलब यही करेक्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है S को 1 के साथ मैच कराना है, बाकी और मैच करा भी लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए वॉर्म गियर का मैंने आपको बताया था कि हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो में यूज करते हैं, तो P का कनेक्शन 4 के साथ हो जाएगा, P 4 के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, बेवल गियर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होता है, तो R किसके साथ मैच करेगा, R बताइए, बेवल गियर किसके साथ मैच करेगा, R तो 2 के साथ मैच करेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होता है। तो R 2 के साथ हो गया, तो ये बच गया, तो ये 3 ही तो बचा है, तो ये 3 के साथ हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन 43-21 क्या आ गया, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसमें भी मैचिंग करानी है, तो मैचिंग करा लेते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस सेंटर सेक्शन मॉडुलस प्राइम सर्किल। अच्छा बताइए प्राइम सर्किल हमने किसमें पढ़ा था, कैंप प्रोफाइल में पढ़ा था ना, वापस से देखिए जल्दी से इसको, PQRS। तो अडेंडम हमने किसमें पढ़ा हुआ है, गियर वाले चैप्टर में, तो गियर 4 के साथ मैच हो जाएगा अडेंडम। प्राइम सर्किल हमने कैम वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो S की मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, 1 के साथ हो जाएगी। सेक्शन मॉडुलस आपने सोम में Z = I/Y मैक्स पढ़ा होगा, बीम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो सेक्शन मॉडुलस R2 के साथ मैच हो गया, तो वापस ये किसके साथ मैच होगा, 3 के साथ, वापस से 43-21 आ गया। तो देख लीजिए 4-3-2-1 किसमें है, 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर 6B का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एन एक्सटर्नल गियर विद 60 टीथ मैसेज, मतलब मिल रहा है विद अ पिनियन ऑफ 20 टीथ, मॉड्यूल बीइंग 6 mm, व्हाट इज द सेंटर डिस्टेंस। कह रहा है कि हमारे पास 2 गियर हैं, एक गियर यहां पर, एक गियर यहां पर। कह रहा है पहले वाले गियर में, और एक्सटर्नल गियर है, इसमें कह रहा है जो टीथ है इसमें 60 हैं, और दूसरे वाले में कितने टीथ हैं, पिनियन में 20 टीथ हैं। इसमें T ऑफ P = और ये T ऑफ G = कह रहा है दोनों के बीच मॉड्यूल है 6 mm, तो दोनों के बीच की सेंटर डिस्टेंस बता दीजिए, C1 C2। तो देखिए अगर इसकी रेडियस को मैं पिच सर्किल रेडियस को R बोल दूं, और इसको मैं R2 बोल दूं, इसको R1 इसको R2, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था याद करने के लिए, R = mt/2। अगर आपको याद हो, रेडियस = mt/2, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब मैं गियर पढ़ा रहा था। तो रेडियस = mt/2, इसका मतलब R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू हो जाएगी mt1/2, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी mt2/2।
एम टी वन डिवाइडेड बाई टू और ये हो जाएगा एम टी टू डिवाइडेड बाई टू। तो अगर R1 और R2 को मैं जोड़ दूं तो देखिए C1 C2 क्या हो जाएगा, C1 C2 जो सेंटर डिस्टेंस है दोनों के बीच की, क्या वो R1 प्लस R2 नहीं है? तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखिए m बाई टू दोनों में कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा T1 प्लस T2, m बाई टू दोनों में कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में T1 प्लस T2, m बाई टू कितना हो जाएगा, मॉड्यूल है 6, मॉड्यूल है 6 तो 6 mm, मॉड्यूल कितना गिवन है आपको 6 mm गिवन है, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 T1 प्लस T2, तो दोनों तीत को जोड़ दीजिए 60 और 20 कितना हो जाएगा 60 20 हो जाएगा 80, इसको मैं यहां पे कट करूंगा 3 से तो 8 त्रिक 24 मतलब 240 mm, तो दोनों के बीच की सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई 240 mm। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है 2 स्पर गियर ऑफ 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम आर ट्रांसमिटिंग मोशन विद अ गियर रेशियो ऑफ 2। कह रहा है गियर रेशियो 2 गिवन है आपको, मतलब जी की वैल्यू आपको 2 गिवन है और आपको प्रेशर एंगल फाई की वैल्यू भी बता रखा है कितना 20 डिग्री। कह रहा है द रेशियो ऑफ द बेस सर्कल रेडियस ऑफ द गियर वुड बी, कह रहा है दोनों का जो बेस सर्कल रेडियस है, द रेशियो ऑफ द बेस सर्कल रेडियस ऑफ द गियर वुड बी, दोनों के बीच जो बेस सर्कल रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, दो सर्कल बना लिए, दोनों के पिच सर्कल डायमीटर हैं, एक की रेडियस को R1 बोल दिया, एक की रेडियस को मैंने R2 बोल दिया। ठीक है, एक की रेडियस को R1, पिच सर्कल रेडियस है ये, R1 R2 बोल दिया। तो गियर रेशियो क्या होता है, इस पे ज्यादा नंबर ऑफ टीथ होंगे तो इसको T1 बोल दिया, इस पे कम नंबर ऑफ टीथ होंगे इसको T2 बोल दिया। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, कि जो बड़ा वाला गियर है उस पे ज्यादा नंबर ऑफ टीथ होंगे, जो छोटा वाला गियर है उस पे कम नंबर ऑफ टीथ होंगे। ठीक है, और आपको यहां पे गिवन है गियर रेशियो का मतलब क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड बाय कम नंबर ऑफ टीथ, ये आपको 2 गिवन है। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि n इंटू डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था n इंटू डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, स्पीड और n इंटू डी, n और r में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, आपको यहां से निकालना है बेस सर्कल रेडियस में जो रेडियस का रेशियो होगा वो कितना होगा। अच्छा, क्या यहां पे हम एक चीज निकाल सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी r ओमेगा। देखिए, क्या यहां पे r1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू r2 ओमेगा 2 ये बराबर होगा, ये हमने सबसे पहले डेराइव किया था जब गियर का चैप्टर पढ़े थे। यहां पे जो वेलोसिटी होगी r1 ओमेगा 1 r2 ओमेगा 2 दोनों के बराबर होगी, चाहे आप गियर नंबर 1 पे इमेजिन करो, गियर नंबर 2 पे इमेजिन करो। ठीक है, r की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, mt बाई 2 अभी पढ़ा था, तो ये mt1 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा 1 इज इक्वल टू mt2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा 2। m से m कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों का मॉड्यूल सेम होगा, दो मेटिंग गियर का मॉड्यूल सेम होता है, हमने पढ़ा था नोट पॉइंट में। 2 से 2 उड़ गया। ठीक है, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, ये चीज समझ में आ रही है यहां से। ठीक है, लेकिन हमको रेशियो किसमें चाहिए, हमको बेस सर्कल रेडियस में रेशियो चाहिए, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि n इंटू डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि n1 r1 इज इक्वल टू n2 r2, इसका मतलब n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू r2 डिवाइडेड बाई r1, ये भी हो सकता है। n2 को नीचे ले आइए, r1 को नीचे भेज दीजिए, तो n1 बाई n2 इज इक्वल टू r2 बाई r1, ये हो गया। क्या n का रेशियो और ओमेगा का रेशियो सेम होगा, क्योंकि ओमेगा और n क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं यहां से कि r2 डिवाइडेड बाई r1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई n2। अगर इसको मैं ओमेगा के टर्म्स में लिखूं तो ओमेगा के टर्म्स में क्या ये ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 हो जाएगा, और ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 यहां से निकालिए, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, T2 बाई T1, T2 बाई T1 हो गया। तो इसी का तो आपको रेशियो निकालना था, रेशियो कितना आ जाएगा T2 बाई T1, देखिए T2 बाई T1 कितना आ जाएगा, T2 बाई T1 आ जाएगा 1 बाई 2, और T2 बाई T1 अगर 1 बाई 2 आ गया तो आंसर कितना आ गया 0.5, आंसर कितना आ जाएगा 0.5।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट आर रिस्पेक्टिवली 27 mm एंड 25.4 mm। आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट आपको दे रखा है कितना? आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट आपको गिवन है 27 mm। पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट कितना गिवन है? पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट आपको गिवन है 25.4 mm। आपको निकालना है क्या? प्रेशर एंगल। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट और पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट में? आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला होता है पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइडेड बाई cos फाई। आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट की वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू रख दीजिए। आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट है 27 इज इक्वल टू पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट है 25.4 mm डिवाइडेड बाई cos फाई। तो cos फाई कितना आ जाएगा यहां पर? cos फाई इज इक्वल टू 25.4 डिवाइडेड बाई 27। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये आ गया 254, यहां से डेसिमल हटाया, यहां पे नीचे 0 आ जाएगा, 270। ये कितना आ गया? 127 डिवाइडेड बाई 135। इसको जब आप सॉल्व करोगे और फाई की वैल्यू निकालोगे तो फाई सॉल्व करने पर आता है 19.8। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू आपको याद होनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन है कि आपको इसकी वैल्यू पता है कि नहीं। अगर वैल्यू नहीं पता होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये देते वक्त एग्जामिनर आपको वैल्यू देगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। इन विच टाइप ऑफ गियर्स द एफिशिएंसी ऑफ लेस बट स्पीड रिडक्शन रेशियो इज हाईएस्ट। कह रहा है लार्ज स्पीड रिडक्शन रेशियो हम किसमें यूज करते हैं? तो मैंने आपको बताया था वार्म गियर। वार्म गियर में हम क्या यूज करते हैं? हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो। हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो यूज करते हैं किसमें? हम वार्म गियर में। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए कोई इस तरीके की केस है कि 600 आरपीएम पे गियर नंबर 1 रोटेट कर रहा है और गियर नंबर 2 को आपको काफी कम स्पीड पे रोटेट कराना है, मान लीजिए 20 आरपीएम पे। तो एक गियर की स्पीड को 600 से आपको 20 पे चेंज करना है, तो इसके लिए किस गियर का यूज करेंगे? वार्म गियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्म गियर। हमसे पूछ रहा है द आउटर सर्किल ऑफ स्पर गियर इज कॉल्ड एस। तो इसके लिए आपको सारे टर्म्स याद होने चाहिए जो हमने गियर टर्मिनोलॉजी में पढ़े थे। तो वापस से एक बार मैं फिगर को ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। देखिए अगर आपको फिगर ये याद होगा तो इसमें मैं कई सारे सर्कल्स बना रहा हूं, क्योंकि अगर ये फिगर आपके दिमाग में है तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं होगी। देखिए यहां पे मैंने 4 सर्कल बनाए हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं ये 4 सर्कल कौन कौन से होते थे? सबसे नीचे वाला सर्किल, इसको हम क्या बोलते थे? सबसे नीचे वाले सर्किल को, इसको हम बोलते हैं डिडेंडम सर्किल। इसको हम बोलते हैं डिडेंडम सर्किल। और वो सर्किल जो गियर के मिड से पास हो रहा है, यहां ग्रीन लाइन से मैंने बनाया हुआ है, इस वाले सर्किल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पिच सर्किल। इसको हम बोलते हैं पिच सर्किल। और आपको याद होना चाहिए कि पिच सर्किल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइज ऑफ द गियर। अगर हमें गियर को डिफाइन करना है, गियर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन बतानी है, तो हमें किस सर्किल के पास जाना पड़ेगा? पिच सर्किल के पास। किसी भी गियर को डिफाइन करने के लिए हमें पिच सर्किल की जरूरत होती है। तो ये पिच सर्किल हो गया, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला सर्किल जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर वाला सर्किल कौन सा दिखाई दे रहा है? ये हमें दिखाई दे रहा है अडेंडम सर्किल। और जब मैं आपको इंटरफेरेंस पढ़ा रहा था तो इंटरफेरेंस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डिडेंडम सर्किल से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है? बेस सर्किल। मतलब यहां से जो ये सर्किल पास हो रहा है, दिस सर्किल विल बी द बेस सर्किल, ठीक है। जिसके ऊपर से हम क्या बनाते हैं? ऑन विच
बेस सर्किल पर ही हम क्या ड्रॉ करते हैं, ऑन विच, बेस सर्किल पर ऑन विच इनवॉल्यूट प्रोफाइल इज ड्रॉन, जिस पर इनवॉल्यूट प्रोफाइल क्या की जाती है, बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल किस सर्किल पे बनाई जाती है, बेस सर्किल पे। ठीक है, बेस सर्किल के ऊपर का जो भी पोर्शन होता है, जो भी प्रोफाइल होती है, उसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूट, और बेस सर्किल के नीचे का जो भी पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल। या आप ऐसा बोल सकते हो कि बेस सर्किल और डेडेंडम सर्किल के बीच का जो पोर्शन होता है वो नॉन इनवॉल्यूट पोर्शन होता है। खैर, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द आउटर सर्किल ऑफ द स्पर गियर इज, आप देख के बता दो कि अगर यहां पे मैंने सेंटर ड्रॉ कर दिया इस सर्किल का, तो ऐसा कौन सा सर्किल है जो आपको आउटर दिखाई दे रहा है, सबसे मोस्ट आउटर क्या दिखाई दे रहा है, क्या डेडेंडम है, नहीं, क्या बेस सर्किल है, नहीं, क्या पिच सर्किल है, नहीं, सबसे आउटर कौन सा है, अडेंडम सर्किल। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अडेंडम सर्किल, ऑप्शन बी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इन साइक्लॉइडल गियर इज, कह रहा है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा होता है साइक्लॉइडल गियर में, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट साइक्लॉइडल गियर में कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, सर्किल, या नन ऑफ द अबव। किस तरीके का होता है, देखिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, हमने दो तरीके की प्रोफाइल पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो इनवॉल्यूट और दूसरी साइक्लॉइडल। ठीक है, तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल किस तरीके की थी, देखिए इनवॉल्यूट प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर आप बेस सर्किल पर, ठीक है, बेस सर्किल पर आप इमेजिन करो, मैंने आपको समझाया था कि बेस सर्किल, या आप ऐसा एक मान लो कि जो रील वाला धागा होता है, उस रील वाले धागे को आपने पकड़ लिया और एक सिरे से आप क्या कर रहे हो, उस रील वाले धागे को अनवाउंड करना स्टार्ट कर रहे हो, मतलब खोलना चालू कर रहे हो। तो वो सिरा जो आपके हाथ में है उसको अगर आप टाइटली खींचना चालू करो तो उस सिरे का जो भी पाथ होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा इनवॉल्यूट प्रोफाइल। ठीक, तो मान लीजिए यहां पे पूरा ऐसे धागा लपेटा हुआ है और इस सिरे को पकड़ के आपने टाइटली खोलना चालू किया, अनवाउंड करना चालू किया। क्या कर रहे हैं यहां पर, हम अनवाउंड कर रहे हैं। तो अनवाउंड करने पर अगर आप उसको टाइटली अनवाउंड करोगे तो वो सिरा आपको कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा। तो दिस इज माई इनवॉल्यूट प्रोफाइल, यही क्या होती है हमारी, यही हमारी होती है इनवॉल्यूट प्रोफाइल। ठीक है, और इनवॉल्यूट प्रोफाइल पर अगर हम कोई नॉर्मल ड्रॉ करें, इनवॉल्यूट प्रोफाइल पर अगर हम कोई नॉर्मल ड्रॉ करें तो दैट विल बी द टेंजेंट ऑन द बेस सर्किल। अगर ये जो इनवॉल्यूट प्रोफाइल जा रही है, इस इनवॉल्यूट प्रोफाइल पे अगर हम कोई नॉर्मल ड्रॉ करें, दैट एंगल इज 90 डिग्री। तो ये देखिए, ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, एक्चुअली में ये नॉर्मल क्या है, इस बेस सर्किल पर टेंजेंट है, दिखाई दे रहा है। ये जो बेस सर्किल हमने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज बेस सर्किल, ये हमारा बेस सर्किल हो गया, और इस बेस सर्किल पर ये लाइन क्या है, टेंजेंट। असल में ये जो टेंजेंट है ये क्या है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल ऑन इनवॉल्यूट प्रोफाइल। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल पर जो लाइन नॉर्मल होती है, it is the tangent on base circle, it is the tangent on base circle। तो ये तो बात हो गई इनवॉल्यूट प्रोफाइल की, लेकिन हमसे पूछ रहा है साइक्लॉइडल प्रोफाइल का बताओ। तो अब हम यहां पे साइक्लॉइडल की बात कर लेते हैं। देखिए सारी चीजें मैं साथ में आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप क्वेश्चंस को क्या कर पाओ, इंटरलिंक कर पाओ। ये नहीं कि ये क्वेश्चन आया बस ऑप्शन मार के आगे बढ़ गए। अगर आपसे ये पूछ रहा है, आपके दिमाग में अगर साइक्लॉइडल पूछा है तो आपके दिमाग में इनवॉल्यूट भी आ जाना चाहिए कि इनवॉल्यूट की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इस तरीके से आप कम समय में ज्यादा रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट हमसे पूछ रहा है साइक्लॉइडल की। तो साइक्लॉइडल हमने दो तरीके की प्रोफाइल पढ़ी थी। साइक्लॉइडल में हमने दो तरीके की प्रोफाइल पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो हाइपोसाइक्लॉइडल और दूसरा एक एपीसाइक्लॉइडल। एक हमने हाइपोसाइक्लॉइडल पढ़ा था और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एपीसाइक्लॉइडल। ठीक, अब देखिएगा एपीसाइक्लॉइडल में हमने कैसे पढ़ा था,
अगर यहां से हम किसी सर्किल को इस पर चलाना चालू कर दें, ठीक है, इसके ऊपर, मतलब ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ये हमारे पास ऑलरेडी एक कर्व्ड सरफेस है, ये हमारे पास ऑलरेडी एक क्या है, कर्व्ड सरफेस है। उस कर्व्ड सरफेस पर अगर हम किसी सर्किल को रोल कराएं विदाउट स्लिपिंग, किसी सर्किल को अगर हम रोल कराएं विदाउट स्लिपिंग, तो उस पर किसी पॉइंट का जो लोकस होगा वो कुछ इस तरीके से पास हो रहा होगा। और अगर इसी सर्किल को हम इसके अंदर रोल कराएं, इस कर्व, एक बार हम इस सर्किल को कर्व्ड सरफेस के ऊपर रोल करा रहे हैं और दूसरी बार इसी सर्किल को हम इस बार कर्व्ड सरफेस के नीचे रोल करा रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इसका जो पॉइंट का लोकस होगा कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एपीसाइक्लॉइडल। तो ये हमारी जो पूरी प्रोफाइल बन रही है ये बनती है साइक्लॉइडल प्रोफाइल, और इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एपीसाइक्लॉइडल। इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एपीसाइक्लॉइडल, और इसके नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोसाइक्लॉइडल। ठीक है, एपीसाइक्लॉइडल और हाइपोसाइक्लॉइडल। तो जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनती है वो बनती ही ऐसे है, ये देखिए इस तरीके से ये। उसके बाद यहां से हम इतने पोर्शन को कट कर लेते हैं, तो ये जो हमारा प्रोफाइल बनता है दिस इज आवर साइक्लॉइडल प्रोफाइल। इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं फेस, इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर का जो पोर्शन है वो कहलाता है फेस, और इस कर्व्ड सरफेस के नीचे का जो पोर्शन होता है ये कहलाता है हमारा फ्लैंक। ठीक है, तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है दिस इज आवर साइक्लॉइडल प्रोफाइल। ये जो प्रोफाइल आपको दिखाई दे रही है ये, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये जो प्रोफाइल आपको दिखाई दे रही है दिस इज आवर साइक्लॉइडल प्रोफाइल, दिस इज आवर साइक्लॉइडल प्रोफाइल। ठीक है, और अब इस साइक्लॉइडल प्रोफाइल में जो पाथ ऑफ कांटेक्ट है आपको कैसा दिखाई दे रहा है, क्या स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, नहीं, कैसा दिखाई दे रहा है सर, एक कर्व्ड लाइन दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है, जो पाथ ऑफ कांटेक्ट है, इसका जो पाथ जा रहा है कैसा है, कर्व्ड है। ये देखिए एक कर्व्ड फॉर्म में ही तो जा रहा है ये, तो जो पाथ ऑफ कांटेक्ट है कैसा होता है, एक कर्व्ड लाइन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6B11। इन स्पर गियर्स, स्पर गियर्स में क्या होता है, बोथ शाफ्ट्स आर पैरेलल, टीथ आर स्ट्रेट, टीथ आर पैरेलल टू एक्सिस। बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन सही हैं। कैसे, अगर आपको याद हो स्पर गियर हमने कैसे बनाया था, कुछ इस तरीके से। यहां पे हमारे पास ये शाफ्ट होती है जिस पर हम क्या माउंट करते हैं, दिस इज द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, दिस इज एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, और इस पर हम क्या माउंट करते हैं, इस पर हम माउंट करते हैं सर गियर। और गियर किस तरीके का होता है, ये देखिए ये होता है गियर। ठीक है, अब इस गियर पर जो टीथ बने होते हैं, इस गियर पर जो टीथ बने होते हैं वो टीथ कैसे बने होते हैं, द टीथ दैट आर मेड ऑन दिस स्पर गियर आर स्ट्रेट। और स्ट्रेट होने के साथ साथ उनकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि दीज टीथ्स आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। ये जो यहां पे टीथ बने हुए हैं, टीथ, these teeth are parallel to the axis of the shaft। जो भी शाफ्ट है, जो भी शाफ्ट की एक्सिस है उसके पैरेलल होते हैं क्या, हमारे स्पर गियर की टीथ। दिस इज आवर स्पर गियर।
तो स्पर गियर की प्रॉपर्टी क्या होती है सर? प्रॉपर्टी तो ये होती है, पहली चीज कि जो टीथ बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं? स्ट्रेट बने होते हैं, सीधे आपको दिखाई दे रहे हैं, कर्व फॉर्म में तो नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये जो टीथ बने होते हैं सर, ये शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल होते हैं। जो भी शाफ्ट की एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, ये सीधी जा रही है यहां पे, ये वाली, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये जो आपको शाफ्ट की एक्सिस दिखाई दे रही है, क्या इसी एक्सिस के पैरेलल समानांतर क्या बने हुए हैं? सारे टीथ बने हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो दो प्रॉपर्टी हमको समझ में आई कि जो टीथ होते हैं एक तो स्ट्रेट होते हैं और शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन में जाइए, देखिए ऑप्शन में क्या क्या आपको गिवन है कि टीथ आर स्ट्रेट, सही है, टीथ आर पैरेलल टू द एक्सिस, सही है, और साथ में बोथ शाफ्ट आर पैरेलल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी शाफ्ट आप लगाओगे स्पर गियर में, अगर वो स्ट्रेट नहीं होंगे और पैरेलल नहीं होंगे तो आप पावर ट्रांसमिट कर ही नहीं पाओगे इन द केस ऑफ स्पर गियर। तो यहां पे हमारे सारे ऑप्शन सही हो गए, बोथ शाफ्ट्स आर पैरेलल, टीथ आर स्ट्रेट एंड द टीथ आर पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ गियर ड्राइव मॉड्यूल इज इक्वल टू, देखिए मॉड्यूल की डिफिनेशन हमने जो पढ़ी हुई थी, दैट मॉड्यूल इज इक्वल टू m इज इक्वल टू डी बाई टी, ये पढ़ा था हमने, m इज इक्वल टू डी बाई टी। मॉड्यूल इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ। ठीक, और हमने एक और डिफिनेशन पढ़ी थी, दैट सर्कुलर पिच P ऑफ C, जिससे हमने डिफाइन किया था, दैट इज सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई इंटू मॉड्यूल। ये हमने डिफिनेशन पढ़ी थी सर्कुलर पिच की, सर्कुलर पिच की हमने डिफिनेशन पढ़ी थी, P ऑफ C इज इक्वल टू पाई इंटू M। और डायमीट्रल पिच की हमने डिफिनेशन क्या पढ़ी थी? यहां पे मैं सारे टर्म्स आपको एक साथ कंक्लूड करके बता दे रहा हूं। डायमीट्रल पिच की हमने डिफिनेशन क्या पढ़ी थी? डायमीट्रल पिच की हमने डिफिनेशन पढ़ी थी, जैसे यहां पे मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, वैसे ही डायमीट्रल पिच होता है, बस इसको आप पलट दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, टी ऊपर कर दीजिए, डी नीचे कर दीजिए, तो ये आ जाएगा क्या? डायमीट्रल पिच। तो क्या ये आपको मॉड्यूल का उल्टा नहीं दिखाई दे रहा है? इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई, क्या मैं इस टी को डी के नीचे ले जा सकता हूं, तो ये डी बाई टी बन जाएगा, और इस डी बाई टी की जगह मैं मॉड्यूल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, दैट डायमीट्रल पिच इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड्यूल, या मॉड्यूल को मैं और क्या लिख सकता हूं, मॉड्यूल इज इक्वल टू 1 अपॉन डायमीट्रल पिच। तो मॉड्यूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डायमीट्रल पिच। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, बट इसके साथ में ऑप्शन नंबर ए भी सही है। कैसे? देखिए, मॉड्यूल सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई इंटू मॉड्यूल, या यहां से हम मॉड्यूल के डिफिनेशन क्या निकाल सकते हैं, मॉड्यूल इज इक्वल टू सर्कुलर पिच P ऑफ C डिवाइडेड बाई पाई। तो मॉड्यूल की हमारे पास यहां पे दो वैल्यूज आ गई, एक तो P ऑफ C डिवाइडेड बाई पाई, सर्कुलर पिच को हम लिख सकते हैं P ऑफ C डिवाइडेड बाई पाई, और दूसरा 1 अपॉन डायमीट्रल पिच। तो ये हमारी दोनों ही वैल्यूज मॉड्यूल के इक्वल है। ठीक, तो इसका दो ऑप्शन करेक्ट होगा, एक तो ऑप्शन नंबर ए और दूसरा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफिशिएंसी इन अ नॉर्मल स्पर गियर पेयर विल बी, कह रहा है जो एफिशिएंसी होगी नॉर्मल स्पर गियर में कितनी होती है। ठीक, तो मैंने आपको ये वैल्यू बताई थी, इट इज नियर अबाउट 96 टू 97, लगभग आप बोल सकते हो अबाउट 98% के करीब। अच्छा, नॉर्मल स्पर गियर जो हमने पढ़ा हुआ था, इसका एक ड्रॉबैक हमने पढ़ा था कि इसमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो फ्लक्चुएशंस की वजह से इसको हम जल्दी यूज नहीं करते। फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है वो सडनली होता है। सडनली होने की वजह से हमारे सिस्टम में क्या आ जाते हैं, फ्लक्चुएशंस, बहुत ही ज्यादा झटके या आप बोल सकते हो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, देखते हैं स्पर गियर। देखिए, ये होता है हमारा स्पर गियर, ठीक है, और ये होती है स्पर गियर की लेंथ, जिसको हमने बी बोल दिया, और इसका जो कांटेक्ट रेशियो होता है, दैट कांटेक्ट रेशियो इज इक्वल टू नियर अबाउट 1.4 के करीब होता है। ठीक है, जो हाई कांटेक्ट रेशियो टाइप गियर होते हैं उनका 2 के ऊपर होता है, और जो नॉर्मल स्पर गियर टाइप गियर होते हैं उनका कांटेक्ट रेशियो नियर अबाउट 1.4 के करीब होता है या 1.5 के करीब होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। अब स्पर गियर में प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए एक स्पर गियर इस तरीके से है, टीथ स्ट्रेट बने होते हैं, और दूसरा स्पर गियर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा यहां पे,
कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये दोनों जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे, जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे स्पर गियर, तो आपको दिखाई दे रहा है इनकी जो लेंथ है, इन दोनों स्पर गियर की जो लेंथ है, इन दोनों स्पर गियर की जो भी ये लेंथ है, ये वाली लेंथ और दूसरी ये वाली लेंथ, जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो आप ये देखो, लेट सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पर गियर एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द सेकंड स्पर गियर। तो ये दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो एक साथ कांटेक्ट में आएंगे और एक साथ अलग होंगे, एक साथ कांटेक्ट में आएंगे, एक साथ अलग होंगे। तो जिसकी वजह से एक साथ लाइन कांटेक्ट होने की वजह से इनमें फ्लक्चुएशन जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? इनमें फ्लक्चुएशन जनरेट होते हैं। इनमें क्या जनरेट होते हैं? फ्लक्चुएशंस। और फ्लक्चुएशंस लीड टू वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। फ्लक्चुएशन लीड्स टू वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक, इसी को करेक्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ था? हमने पढ़ा था हेलिकल स्पर गियर। हेलिकल स्पर गियर में क्या होता है? वहां पे इंगेजमेंट चालू होता है पॉइंट कांटेक्ट से और ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। इसी से बचने के लिए हमने पढ़ा था हेलिकल स्पर गियर। हेलिकल स्पर गियर में क्या होता है? जो स्टार्टिंग होता है, दैट स्टार्टिंग इज नॉट द लाइन कांटेक्ट। स्टार्टिंग में वो एक पॉइंट कांटेक्ट होता है और ग्रेजुअली इंक्रीजेस। उसके बाद क्या होता है? वो चीज ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सारी चीजें मैं आपको एक साथ कंक्लूड करके इसलिए बता रहा हूं बार बार कि आप एक पॉइंट याद रखने के साथ साथ उसके अगल बगल के जो एरिया है वो भी ध्यान में रखिए। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा टिक मार के आगे बढ़े। अगर आपसे नॉर्मल स्पर गियर पूछा है तो आपके ध्यान में हेलिकल भी आ जाना चाहिए कि हेलिकल की प्रॉपर्टीज क्या थी, नॉर्मल की प्रॉपर्टीज क्या थी, इसमें क्या डिफेक्ट था। इस तरीके से आप कम समय में ज्यादा रिवीजन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट बाय विच अ टूथ ऑफ अ गियर प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द स्टैंडर्ड पिच सर्किल और द पिच लाइन इज technically known as। कह the height by which a tooth of a spur projects beyond the standard pitch circle or pitch line is technically known as। इसको हम क्या बोलते हैं? कह रहा है पिच सर्कल से जो भी हाइट ऊपर की तरफ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पिच सर्कल। अभी अभी मैंने आपको फिगर बताया था, वापस से देखिएगा। इस वाले सर्कल को हमने क्या बोला था? दैट सर्कल वॉज पिच सर्कल। और सबसे आउटर मोस्ट सर्कल क्या जा रहा था हमारा? सबसे आउटर मोस्ट सर्कल जा रहा था हमारा अडेंडम सर्कल। दैट सर्कल वॉज अडेंडम सर्कल। ठीक है, और नीचे वाले सर्कल को क्या बोलते हैं हम? नीचे वाले सर्कल को बोलते हैं हम डिडेंडम सर्कल। दिस सर्कल इज डिडेंडम सर्कल। अब देखिए मैंने आपको गियर में बताया था कि सारी की सारी चीजें हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? पिच सर्कल के रिस्पेक्ट में। मतलब पिच सर्कल के ऊपर का जो पोर्शन होगा उसको हम बोलते हैं अडेंडम। पिच सर्कल से अडेंडम सर्कल तक की जो डिस्टेंस होगी ऊपर की तरफ उसको हम बोलते हैं अडेंडम। और पिच सर्कल से नीचे की तरफ जो डिडेंडम सर्कल जा रहा है यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या? जैसे ये अडेंडम हो गया वैसे ये क्या हो जाएगा? डिडेंडम। तो आपसे पूछ क्या रहा है? द हाइट, वो ऊंचाई बाय विच अ टूथ ऑफ अ गियर प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द स्टैंडर्ड पिच सर्कल। कह रहा है कि उस हाइट को हम क्या बोलेंगे जो पिच सर्कल से ऊपर, एबव, बियॉन्ड मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? अडेंडम। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अडेंडम। अगर ये बिलो बोलता, द हाइट बाय विच अ टूथ ऑफ अ गियर प्रोजेक्ट्स बिलो द स्टैंडर्ड पिच सर्कल, उस केस में आंसर क्या होता हमारा? डिडेंडम। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अडेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट टू अ डैश डैश इज अ नॉर्मल टू इन्वॉल्यूट इन इन्वॉल्यूट टीथ प्रोफाइल। कह रहा है किस पर हम टेंजेंट खींचे और वो टेंजेंट क्या बन जाए? इन्वॉल्यूट के नॉर्मल बन जाए। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी, बेस सर्कल। इसका करेक्ट आंसर होगा बेस सर्कल। कैसे? देखिए, अच्छा, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल हम किस पे बनाते हैं? अगर आपको याद हो, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल हम बनाते हैं बेस सर्कल पे। द पोर्शन विच इज अबव द बेस सर्कल दैट इज काउंटेड एज द इन्वॉल्यूट प्रोफाइल।
और जो चीज बेस सर्किल के नीचे होती है उसको हम बोलते हैं नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। बेस सर्किल के ऊपर का पोर्शन कहलाता है इन्वॉल्यूट पोर्शन, और बेस सर्किल के नीचे का पोर्शन कहलाता है क्या, नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन या नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ठीक है, तो ये देखिए, लेट सपोज दिस इज माय बेस सर्किल। ठीक है, और इस बेस सर्किल, आप इसको इमेजिन करो जैसे रील का धागा होता है हमारे पास, उस रील के धागे पर हमने धागे को लपेटा हुआ है। ठीक है, सुई धागा का जो रील होता है, अब उस रील के धागे के एक सिरे को हमने पकड़ा। ठीक है, लेट सपोज यहां पे पूरी की पूरी रील यहां पे लपेटी हुई है। अब उस रील के धागे के एक सिरे को हमने यहां पे पकड़ा और उस पकड़े हुए पॉइंट को हमने टाइटली खींचना चालू किया। आपको इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनाते वक्त यह ध्यान रखना है कि जब आप इसको अनवाउंड कर रहे हो, अनवाउंड करने का मतलब है जब इस धागे को आप इस रील से हटा रहे हो या खोल रहे हो, तो उस वक्त जो खींचने का प्रोसेस होना चाहिए वो टाइटली होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। ठीक, तो लेट सपोज यहां पे हमारे पास एक रील का धागा है, उस रील के धागे के एंड सिरे को आपने पकड़ा और यहां पे फिक्स करके आपने इसको खींचना चालू किया, और खींचने का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, टाइटली होना चाहिए। तो उस पॉइंट पर इस एंड सिरे का जो भी प्रोफाइल होगा, ये जिस भी मोशन में ट्रेवल करेगा, उसी प्रोफाइल को हम बोलते हैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ठीक, इसका मतलब अगर इसको मैं खींचूं, टाइटली खींचूं, तो ये एक सिरा आपको एंड सिरा यहां पकड़ के इसको मैं खींचना चालू कर रहा हूं, तो ये कुछ आपको इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा। इसका जो एंड सिरा है, जब ये अनवाउंड होगा मतलब खुलेगा, तो खुलते हुए ये कुछ इस तरीके से आपको जाता हुआ दिखाई देगा। खींचते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस प्रोसेस में टाइट रखना है धागे को। तो ये जो प्रोफाइल हमें मिलेगी, यही प्रोफाइल हमको बताती है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। दिस प्रोफाइल इज कॉल्ड एज इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ठीक है, इसी प्रोफाइल को हम इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बोलते हैं। अच्छा, ये सर्किल कौन सा है जिस पर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनती है? मैंने आपको बताया बेस सर्किल ही वो सर्किल है जिसके ऊपर के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। इस इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पर अगर मैं कोई नॉर्मल खींचूं, तो देखिए, अगर इस इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पर अगर मैं कोई नॉर्मल खींच रहा हूं, इस इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पर अगर हम कोई नॉर्मल खींचे, तो दिस इज द नॉर्मल ऑन द प्रोफाइल। दिस इज, लेट सपोज दिस पॉइंट इज बी। इसके सेंटर वाले पॉइंट को हमने ओ बोल दिया और इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया डी। ठीक है, और बी किस तरफ मूव कर रहा है, बी मूव कर रहा है आगे की तरफ। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो हमने नॉर्मल खींचा है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल ऑन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। दिस इज द नॉर्मल ऑन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पर जो भी नॉर्मल है, आपको वो क्या दिखाई दे रहा है, बेस सर्किल पर टेंजेंट जाते हुए दिखाई दे रहा है। दिस इज द टेंजेंट ऑन द बेस सर्किल। दिस लाइन इज ऑल्सो टेंजेंट ऑन द बेस सर्किल। ये दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये लाइन तो सिंगल है, बट ये दो तरीके का काम कर रही है। एक तो वो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पर नॉर्मल है, देखिए यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, और साथ ही साथ ये वाली जो लाइन है, सर्किल को टच करते हुए जा रही है। और हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी लाइन अगर किसी सर्किल को टच करते हुए जाती है किसी एक पॉइंट पे, तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये लाइन दो तरीके का काम कर रही है, एक तो बेस सर्किल पर टेंजेंट का काम कर रही है और इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पर नॉर्मल का काम कर रही है। तो देखिए, वापस स्टेटमेंट पे आते हैं हम। टेंजेंट टू आ, टेंजेंट टू आ, किस पर अगर हम टेंजेंट खींचें वो नॉर्मल बन जाए। तो देखिए, अगर हम बेस सर्किल पर, इस बेस सर्किल पर अगर हम कोई टेंजेंट खींचते हैं, तो वही वाली लाइन आगे जाके इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पर क्या बन जाती है, नॉर्मल। तो टेंजेंट टू आ, किस पर टेंजेंट खींचें कि वो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के नॉर्मल बन जाए, तो यहां पे आंसर होगा सर बेस सर्किल पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बेस सर्किल। देखिए, है तो ये बहुत ही मुश्किल से 10 सेकंड का आंसर, लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चन के साथ साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा, टिक मार के आगे बढ़ गए। इस तरीके से रिवीजन नहीं होता। रिवीजन करने का मतलब है, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए एक बार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल जनरली यूज्ड फॉर इन्वॉल्यूट गियर। तो इसका आंसर मैंने आपको याद करने को बोला था कि इसका जनरली हम कितना यूज करते हैं, 20 से 25 डिग्री। जो जनरली प्रेशर एंगल फाई यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 20 से 25 डिग्री। तो अब आप कहोगे सर इसमें 20 भी है 25 भी है तो क्या यूज करेंगे, तो जनरली हम यूज करते हैं 20 डिग्री, कम डिग्री वाले एंगल को। क्यों? क्योंकि फाई बढ़ने पर हमारा जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। ये देख लीजिए यहां पे वापस से, यहां पे जो भी फोर्स लग रहा होता है, लेट्स से Fn, इसको लाइन ऑफ एक्शन वाला फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके हमने दो कंपोनेंट किए, ये वाला एंगल फाई होता है, तो यहां पे क्या आ जाता है, यहां आ जाता है Fn cos फाई, और इसको हम बोलते हैं Fr, रेडियल फोर्स। और रेडियल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Fn sin फाई। तो आपको दिखाई दे रहा है गियर को रोटेट कराने के लिए, गियर को रोटेट कराने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार होता है। आप जानते हो अच्छे से कि सर गियर को अगर घुमाना है तो घुमाने के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है, ये वाला Fn cos फाई, जिसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। Ft इज इक्वल टू Fn cos फाई, यही फोर्स जिम्मेदार होता है। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ गियर। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ गियर। जो Fn cos फाई होता है यही फोर्स जिम्मेदार होता है गियर को घुमाने के लिए। क्योंकि देखिए ये कैसे लग रहा है, टेंजेंट डायरेक्शन में, तभी तो इस सर्कल के अबाउट ये इसको इस गियर को घुमाएगा। Fn sin फाई का तो कोई रोल ही नहीं है इसको घुमाने में। इसको घुमाने में किसका रोल है, Fn cos फाई का। देखिए टेंजेंट है, ये सेंटर है, तो इसी तरीके से तो घुमाएगा। तो आप बोलोगे सर Fn cos फाई जितना ज्यादा होगा उतना अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि उतना ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा और उतने अच्छे से गियर रोटेट करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर इस फोर्स की वैल्यू कम हो गई तो गियर रोटेट ही नहीं कर पाएगा। तो देखिए यही होता है, अगर आप फाई को बढ़ाओगे, अगर आपने फाई को बढ़ाया, आपने अगर प्रेशर एंगल को बढ़ाया, तो आपको याद होना चाहिए प्रेशर एंगल बढ़ने पर cos फाई की वैल्यू डिक्रीज करती है। और अगर cos फाई की वैल्यू डिक्रीज करेगा तो Ft डिक्रीज करेगा, और अगर Ft डिक्रीज करेगा तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी गियर को घुमाने में। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, जो प्रेशर एंगल की वैल्यू होती है उसको हम कम ही रखते हैं। यह बात समझ में आई कि गियर को घुमाने में हम प्रेशर एंगल की वैल्यू को कम क्यों रखते हैं। अगर आप ज्यादा रखोगे तो फाई बढ़ने से cos फाई कम होगा और Ft कम हो जाएगा, और अगर Ft कम हो जाएगा तो गियर घूम ही नहीं पाएगा। जितना फोर्स रिक्वायर्ड होना चाहिए गियर को घुमाने के लिए वो कम हो जाएगा। इस वजह से यही रीजन है कि हम प्रेशर एंगल की वैल्यू जनरली कम रखते हैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल्स में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, विच रिलेशन इज इनकरेक्ट फॉर द मॉड्यूल ऑफ गियर M। कह रहा है मॉड्यूल ऑफ गियर के लिए कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है। तो देखिए सर्कुलर पिच का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई इंटू एम। तो यहां से मॉड्यूल की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड्यूल की वैल्यू आ जाएगी पीसी डिवाइडेड बाई पाई। मॉड्यूल की वैल्यू आ जाएगी सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाई पाई। देख लीजिए मॉड्यूल की वैल्यू पाई डिवाइडेड बाई पीसी दिया है, उल्टा दिया है यहां पे। जबकि सही रिलेशन कौन सा है, सही रिलेशन है पीसी डिवाइडेड बाई पाई, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है उल्टा पाई डिवाइडेड बाई पीसी। तो ये असल में रिलेशन गलत है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर ही है क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18, अ रैक इज अ गियर इन विच। कह रहा है रैक एक तरीके का गियर होता है जिसमें टीथ आर कट ऑन अ फ्लैट सरफेस, टीथ आर कट ऑन अ पेरिफेरी ऑफ अ कोनिकल सरफेस। गलत बात है। रैक इज अ गियर, कह रहा है रैक किस तरीके का गियर होता है। रैक अगर आपको याद हो, ये होता है रैक, और इसका पिच सर्कल क्या होता है, स्ट्रेट, बिल्कुल इस तरीके से। रैक एंड पिनियन पढ़ा हुआ है ना आपने, रैक एंड पिनियन कुछ इस तरीके का होता है। अगर यहां पे रैक और साथ में मैं पिनियन भी बना दूं, इसी का जो मेटिंग गियर होता है,
कुछ इस तरीके का होता है रैक एंड पिनियन। यहां पे पिनियन पे दूसरा तीत होगा, इस तरीके से। दिस इज आवर रैक और ये होता है हमारा पिनियन। तो ये किस मोशन के लिए यूज करते हैं? अगर आपको रोटरी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। पिनियन आपको कैसा मोशन देता है? पिनियन आपको देता है रोटरी मोशन, मतलब रोटेशनल मोशन। और रैक आपको कैसा मोशन देता है? रैक हमें देता है कैसा? ट्रांसलेटरी मोशन। रैक हमें कैसा मोशन देता है? ट्रांसलेशनल। रैक हमें देता है ट्रांसलेशनल मोशन और पिनियन हमें देता है कैसा? रोटरी मोशन। रोटरी मोशन। तो अगर आपको रोटरी मोशन से ट्रांसलेटरी चाहिए या ट्रांसलेटरी से कैसा चाहिए आपको? रोटरी मोशन, तो हम किस अरेंजमेंट का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रैक पिनियन अरेंजमेंट। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। अब अगर आप यहां पे देखो कि जो रैक पर हमने तीत कट किए हैं वो कैसे हैं? दैट आर कट ऑन द फ्लैट सरफेस। बिल्कुल आपको फ्लैट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसका पिच सर्किल भी क्या है? इसका पिच सर्किल भी स्ट्रेट है, कर्व्ड नहीं है। पिच सर्किल भी क्या है? पिच सर्किल इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीथ आर कट ऑन अ फ्लैट सरफेस। टीथ कैसे कट होते हैं? फ्लैट सरफेस पर कट होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज एन ऑटो रिक्शा टेक्स एंड शार्प टर्न। कह रहा है कि जब ऑटो रिक्शा टर्न लेता है तो किस तरीके से लेता है, क्या प्रोसेस होता है? मैंने आपको यह चीज बताई थी जब मैं आपको स्टीयरिंग सिस्टम पढ़ा रहा था, एकरमान सिस्टम वाला। देखिए, जब कोई भी व्हीकल चलती है किसी भी सड़क पर और वो चल रही है बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में, देयर इज नो टर्निंग। लेट्स से यहां पे मैंने कोई व्हीकल बनाया, अब इस व्हीकल में यहां पे 4 पहिए लगा दिए, ठीक है। ये इसकी बेस लेंथ हो गई, इसको मैंने बी नाम दे दिया। अब जब ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, मान लीजिए इस तरीके से बिल्कुल सीधा जा रहा है, रास्ते में कोई टर्न नहीं है, किसी भी तरीके का कोई टर्न नहीं है, तो इसके जो दोनों व्हील्स की स्पीड होती है ना, वो दोनों व्हील्स की स्पीड सेम होती है, क्योंकि कहीं घुमाना तो है नहीं। बिल्कुल अगर दोनों स्पीड की, दोनों टायर की स्पीड सेम नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? एक टायर दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा तेजी से चलना चाहेगा, और अगर ऐसा हो गया तो गाड़ी तो टूट जाएगी। इसलिए जब ये चीज, ये गाड़ी या कोई भी व्हीकल, 3 व्हीकल या 4 व्हीकल बोल दो, सीधे चलता है बिल्कुल, रास्ते में कोई भी टर्न नहीं है, तो उसके जो रियर एक्सल्स होते हैं, पीछे वाले टायर, उसके दोनों टायरों की स्पीड क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है। लेकिन जब रास्ते में कोई टर्न आ जाता है, घुमाव आ जाता है, तो घुमाव आने के लिए क्या होता है? उसके दोनों टायर्स की जो स्पीड होती है वो अलग अलग हो जाती है, और ऐसा होना भी पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? आप देखो, मान लीजिए हमें राइट टर्न लेना है, लेट्स से ऐसे गाड़ी हमारी सीधी जा रही है, कोई भी व्हीकल है सीधा जा रहा है, और रास्ते में हमें जो रास्ता मिला इस तरीके से हमें राइट टर्न लेना है यहां पे, ठीक है। मतलब गाड़ी को हमें दाईं तरफ घुमाना है, और अगर गाड़ी को हमें दाईं तरफ घुमाना है तो अब आप यहां पे देख पा रहे हो कि जो आउटर गियर, आउटर पहिया है, सबसे बाहर वाला पहिया, उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी इनर टायर के रिस्पेक्ट में। जो आउटर व्हील है, मान लीजिए हम राइट टर्न ले रहे हैं, तो राइट टर्न में ये हमारा हो जाएगा क्या? आउटर व्हील, और ये हमारा हो जाएगा इनर व्हील, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटर व्हील, ये हो गया हमारा इनर व्हील। तो अगर ये राइट टर्न ले रहा है तो राइट टर्न लेने के लिए आउटर व्हील की स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा, इनर व्हील की स्पीड को कम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आउटर व्हील को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। इस वजह से टर्निंग के दौरान, याद रखिएगा इस बात को, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कि टर्निंग के दौरान
जो दोनों टायर की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, और जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हैं, कोई घुमाव नहीं है, कोई मोड़ नहीं है रास्ते में, उस वक्त दोनों टायर की स्पीड क्या होती है, पीछे के दोनों टायर की स्पीड बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है ऑटो रिक्शा जब टर्न लेता है तो किस तरीके से लेता है, दैट पावर इज ट्रांसमिटेड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, पावर इज ट्रांसमिटेड टू ओनली वन ऑफ द व्हील्स। इसमें से हम क्या करते हैं, सिर्फ किसी एक व्हील को पावर देते हैं। किसको देते हैं, आउटर व्हील को, क्योंकि उसको इनर व्हील के रिस्पेक्ट में ज्यादा दूरी तय करनी है, और ज्यादा दूरी तय करने के लिए उसके पास स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, और स्पीड ज्यादा होने के लिए उसके पास पावर ज्यादा होनी चाहिए। क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टीयरिंग एंड गियर सिस्टम का कि ड्यूरिंग टर्निंग क्या होता है, दोनों टायर की स्पीड सेम होती है अलग अलग, तो सिंपल सी बात है अलग अलग होती है। स्ट्रेट लाइन पे जा रहे होते हैं तो दोनों टायर की स्पीड सेम होती है, पीछे के दोनों टायर की। ठीक है, और उसमें भी पूछे किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी स्पीड कम होगी, सर आउटर व्हील की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि उसको ज्यादा स्पीड, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है। तो ड्यूरिंग शार्प टर्न हम क्या करते हैं, किसी एक व्हील को पावर प्रोवाइड करते हैं, किसी एक व्हील को पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो यहां पे एंड होता है आपका गियर वाला चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपना गियर ट्रेन वाला चैप्टर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।